Hello everyone, I am Jatin and today we are solving DP first of chapter vector. So first question is select the quantity that is not a vector. ठीक है, तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं इन ऑप्शंस में देखूं तो जो वॉल्यूम है वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब ये है कि वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, जबकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी वेक्टर है, ये तीनों की तीनों वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, अभी अभी डिस्कस किया। तो इन ऑप्शन में से वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है, प्रेशर भी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे पता चला? वी नो दैट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, हमने लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो इसकी ये मतलब हुआ कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है ना। तो अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और डायरेक्शन का मतलब हुआ ए कैप इज इक्वल टू बी कैप। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज position of a particle in a rectangular coordinates system is given by 1 comma minus 2 comma 7, then its position vector will be। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पार्टिकल में वो गिवन है ये पी पॉइंट है और ओरिजिन क्या है मेरा ओ, जो कि 0,0,0 होगा। ठीक है, और पी पॉइंट मेरा गिवन है 1,-2,7। तो अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना है तो दैट विल बी ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या लिख दूंगा, 1 - 0 आई कैप प्लस -2, -0 जी कैप प्लस 7 - 0, के कैप। ये तो एक तरीका हुआ। और मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया था कि जो भी कोऑर्डिनेट हो एक्स वाई जेड उसके संगी आई कैप जी कैप के कैप लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आई कैप -2 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द एक्सप्रेशन 1/√2 आई कैप -1/√2 जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 और स्केलर। तो स्केलर तो नहीं है, ये तो साफ पता चल रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि आई कैप जे कैप आ गया, एक डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। अब हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 है, तो एक तरह से हमें मैग्नीट्यूड निकालने की बात हो रही है। तो हमें पता है कि एक वेक्टर ए है जिसको मैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में लिखता हूं और मेरे को इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूंगा तो 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा प्लस माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा, दैट विल बी अंडर रूट हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक यूनिट वेक्टर होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो मेरे पास चार ऑप्शन है जिनमें अलग अलग स्टेटमेंट दे रखा है। तो पहला ऑप्शन है मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर्स। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर्स। ठीक है, और इन सारी जो क्वांटिटी हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो वेक्टर है, तो ये भी ट्रू है। डिस्टेंस इज अ स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इज a vector has only magnitude where whereas a scalar has both magnitude and direction। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अपोजिट होता है। वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, जबकि स्केलर को मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिनोट कर सकता हूं। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर in the direction of a vector, then
मेरे को पता है, मैंने जब लेक्चर लिया था तो बताया था कि किसी भी यूनिट वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए मैं एन वेक्टर एन कैप लिख दूंगा, जिसके लिए एन वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ एन करूंगा। जबकि मेरे को वेक्टर ए की डायरेक्शन में देखना है तो मैं ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए कर दूंगा। ओके, ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन। ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है, मस्ट बी अ वेक्टर, मे बी अ वेक्टर, मस्ट बी अ स्केलर, नन ऑफ दैट। देखो, ऑप्शन सी तो बिल्कुल गलत है। अगर उसके बाद डायरेक्शन है तो वो स्केलर तो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद डायरेक्शन है तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि मस्ट बी अ वेक्टर, वो वेक्टर होना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज एन एक्सियल वेक्टर। ठीक है जी, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था लेक्चर में, तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है। तो एक्सियल वेक्टर हमेशा रोटेशनल इफेक्ट में आएंगे। जब भी हम रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल क्वांटिटीज की बात कर रहे होंगे, इन दैट केस एक्सियल वेक्टर आता है। अब एक्सियल वेक्टर होता क्या है? माना कि एक प्लेन में दो वेक्टर हैं, जिनमें एक तो आर वेक्टर हो गया और एक वेलोसिटी वेक्टर हो गया किसी डायरेक्शन में। तो रोटेशन इफेक्ट में, अगर ये रोटेशन ऑफ एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा वो एक्सियल वेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। लाइक अगर मैं टॉर्क के केस में बात करूं, तो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, क्रॉस क्या है? क्रॉस होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हम नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में जाके बताएंगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एक्सियल वेक्टर हमेशा हमेशा रोटेशन के इफेक्ट में आता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स और वेलोसिटी गलत होंगे, क्योंकि वेलोसिटी कभी भी रोटेशन के इफेक्ट में नहीं आती, वो नॉर्मली भी आ जाती है। डिस्प्लेसमेंट भी हम 2D में पढ़ लेते हैं और फोर्स भी हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन टॉर्क क्या है? टॉर्क एक रोटेशनल इफेक्ट की क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट बट देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन। ओके, सो अगर वो एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो वो क्या होंगी? कॉन्करेंट लाइन होंगी। ठीक है, तो उसको हम कॉन्करेंट फोर्स बोल देंगे। और अगर वो दोनों एक प्लेन में नहीं है तो वो नॉन कोप्लेनर होंगे। ओके, नॉट इन द सेम प्लेन। ओके, so option C is correct, non-coplanar and concurrent forces. Now the question number 11th is the direction of angular velocity vector is along. देखो, मैंने अभी भी बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, जिसको नॉर्मली हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओमेगा जो होगा वो v और r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखना कि ओमेगा होता क्या है। एंगुलर वेलोसिटी निकालते कैसे? एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग v अपॉन आर करते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। वैसे अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी में इसका रिलेशन देखते हैं तो v वेक्टर इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। ठीक है, तो इससे पता चला कि ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। और वैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया कि रोटेशनल इफेक्ट में जब भी हम बात करेंगे तो जो रोटेशनल क्वांटिटी होगी वो हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सियल वेक्टर क्या होता है, तो ये एक एक्सियल वेक्टर की तरह बात करेगा, है ना। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो वी हैव कंप्लीटेड आर डीपीपी फर्स्ट। ठीक है, अब लेक्चर सेकंड को देखने के बाद हम डीपीपी 2 का सॉल्यूशन कराएंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आगे जितनी भी नोटिफिकेशंस वगैरह वो इसी के थ्रू आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।